हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं संज्ञा प्रकरण। लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण अथवा किस किस प्रकार से किसको नाम दिया जाता है। संज्ञा, संज्ञा से अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को बताना ही क्या है, संज्ञा है। तो सूत्र है परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता यानी संहिता संज्ञा किसकी होती है? तो वर्णों की अत्यधिक अत्यंत जो समीपता है उसको संहिता कहते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना है कि संहिता, संहिता क्या है। तो वर्णों की अत्यंत समीपता, वर्णों की अति से समीपता यानी वर्णों का एकदम पास आना, अत्यंत समीप आना ही क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। संज्ञा से तात्पर्य है, इसको संहिता नाम दे दिया। तो वर्णों की अत्यंत, वर्णों की अति से समीपता ही क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि जो दो वर्ण होते हैं, चाहे वर्ण कोई भी हो, दो वर्णों के मध्य में कम से कम आधी मात्रा का व्यवधान होता है। यानी कि दो वर्णों के बीच में कम से कम आधी मात्रा का व्यवधान होता है। आधी से कम मात्रा का व्यवधान संभव ही नहीं होता। इसी को वर्णों की अत्यंत समीपता कहते हैं। देखो, संहिता हो गया कि संहिता किसे कहते हैं? वर्णों की अति से समीपता को संहिता कहते हैं। अब समीपता किसे कहते हैं? तो समीपता किसे कहते हैं? दो वर्णों के मध्य में न्यूनतम आधी मात्रा का जो व्यवधान होता है उसी को समीपता कहते हैं। ठीक है। तो वर्णों के मध्य में, दो वर्णों के मध्य में न्यूनतम आधी मात्रा का व्यवधान संभव होता है, आधी से कम मात्रा का व्यवधान संभव नहीं होता। इसी को वर्णों की अत्यंत समीपता कहते हैं। और अत्यंत समीपता को ही संहिता कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा संहिता और समीपता, संहिता और समीपता। संहिता किसे कहते हैं और समीपता किसे कहते हैं? तो वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। वर्णों की अत्यंत को संहिता कहते हैं। और दो वर्णों के मध्य में जो न्यूनतम आधी मात्रा का व्यवधान संभव होता है, आधी से कम मात्रा का व्यवधान तो संभव हो ही नहीं सकता है। तो हम लिखेंगे कि दो वर्णों के मध्य में जो कम से कम आधी मात्रा का व्यवधान संभव होता है, इसी को वर्णों की अत्यंत समीपता कहते हैं। और अत्यंत समीपता को ही संहिता कहते हैं। ठीक है, अत्यंत समीपता को ही संहिता कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिखा मधु प्लस अरि। ठीक है, तो यहां पर अंतिम क्या है? उ, और इधर प्रथम क्या है? आ। इन दोनों की जो समीपता है, इन दोनों की जो समीपता है वही क्या कहलाएगी? संहिता कहलाएगी। आगे समझ। अगला सूत्र है हलो अनंतरः संयोगः। हलो अनंतरः संयोगः। हल, हल से तात्पर्य है हल वर्ण। ठीक है, हल वर्ण यानी व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि संयोग। तो अचों के व्यवधान से रहित, अच से तात्पर्य है स्वर, अच से तात्पर्य है स्वर, और हल से तात्पर्य है व्यंजन। हल से तात्पर्य है व्यंजन। तो अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। किसकी? अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। अभी व्यवधान क्या होता है? व्यवधान से तात्पर्य है जब व्यंजन वर्णों के मध्य में, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता। किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो होता है बिना स्वर के संभव नहीं है। स्वर उसमें क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। स्वरों की क्या होती है? उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तभी उस व्यंजन वर्ण का उच्चारण ठीक से किया जाता है। बिना स्वर वर्ण के व्यंजन का उच्चारण ठीक से नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इस सूत्र का कहने का आशय यही है
कि जब दो व्यंजन वर्णों के मध्य में कोई भी स्वर नहीं हो, स्वर वर्ण नहीं हो, तब उसको हम संयोग संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोग संज्ञा। समझ में आ गया होगा आपके कि अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। अर्थात जब हल वर्णों के मध्य में कोई भी स्वर वर्ण अच वर्ण नहीं हो, तब उसे क्या कहेंगे? संयोग संज्ञा कहेंगे। जैसे एक उदाहरण है उष्ण, ठीक है। तो यहाँ उ के बाद सा, टा और रा, सा, टा और रा, इनके बीच में कोई भी स्वर वर्ण नहीं है। इनके बीच में कोई स्वर वर्ण है क्या? नहीं है, क्योंकि ये अधूरा आधा है, ये आधा है, ये आधा है। इनके बीच में कोई भी स्वर वर्ण नहीं है, तब इनकी क्या हुई है? संयोग संज्ञा हुई है। इनको क्या कहेंगे हम? संयोग संज्ञा कहेंगे। जैसे मैं लिखूं इंद्र, इंद्र, तो यहां देखो ई के बाद न, द और र, इनके मध्य में भी क्या नहीं है? कोई स्वर वर्ण नहीं है, तब इनकी भी क्या होगी? संयोग संज्ञा होगी। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है। जब दो व्यंजन वर्णों के मध्य में कोई अचवर्ण नहीं होता है, तब उसे संयोग संज्ञा कहा जाता है। आगे देखते हैं। तो संयोग संज्ञा समझ में आ गया आपके। संहिता, परे सन्निकर्ष संहिता, संहिता भी समझ में आ गया होगा। तो संहिता, संहिता से तात्पर्य क्या है? वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता होती है। अत्यंत समीपता क्या होती है? जब दो वर्ण के मध्य में कम से कम आधी मात्रा का व्यवधान हो, तब वह क्या कहलाती है? वर्ण की अत्यंत समीपता कहलाती है, कहलाती है। और अत्यंत समीपता को ही क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। हलो अनंतरा संयोग सूत्र क्या कहता है कि जब दो व्यंजन वर्णों के या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के मध्य में कोई स्वर वर्ण नहीं हो अथवा अचों के व्यवधान से रहित जो हल वर्ण होते हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है। अगला सूत्र है सुप तिगंतम पदम, सुप तिगंतम पदम। तो देखो सुप तिगंतम पदम से तात्पर्य, आपने शब्द रूप पढ़े होंगे, धातु रूप पढ़े होंगे। तो शब्द रूपों को, शब्द रूप जो होते हैं, तो शब्द के पश्चात सुप प्रत्यय जोड़े जाते हैं। शब्द के बाद में कौन से प्रत्यय जोड़े जाते हैं? सुप, तब वो बनता है शब्द रूप। और धातु रूप, धातु के पश्चात जब तिंग प्रत्यय जोड़े जाते हैं, धातु के पश्चात तिंग प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तब बनता है धातु रूप। तो आपके समझ में आ गया होगा कि सुप क्या है और तिंग क्या है। तो सुप शब्दों के अंत में जुड़ता है और तिंग धातु के अंत में जुड़ता है। सुप प्रत्याहार है, तिंग भी प्रत्याहार है, ठीक है। तो सुप प्रत्यय में कौन कौन से आते हैं और तिंग प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं वो भी बताएंगे आपको। तो देखते हैं हम सुप तिगंतम पदम। सुप और तिंग के अंत वाले पद संज्ञक होते हैं। अब हमें पूछा जाता है कि पद संज्ञा किसकी होती है या पद संज्ञक क्या होता है। तो हमें लिखना है कि सुबंत और तिगंत स्वरूप पद संज्ञक होते हैं। संस्कृत व्याकरण में दो प्रकार के रूप पाए जाते हैं, एक तो शब्द रूप होता है और दूसरा होता है धातु रूप। तो शब्द रूप भी आपने खूब पढ़े होंगे, धातु रूप भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो शब्द रूप पहला और धातु रूप दूसरा, इन दोनों प्रकार के रूपों की ही पद संज्ञा होती है। तो जब हमें पूछा जाएगा कि पद संज्ञा किसकी होती है, तो हमें लिखना है शब्द रूप और धातु रूप की पद संज्ञा होती है। किस सूत्र से होती है? तो सुप तिगंतम पदम सूत्र से सुबंत और तिगंत स्वरूप पद संज्ञक होते हैं। अर्थात जब शब्द के पीछे सुप प्रत्यय जुड़ते हैं तो शब्द रूप कहलाते हैं, और धातु के पीछे जब तिंग प्रत्यय जुड़ते हैं तब धातु रूप कहे जाते हैं। सुप प्रत्ययों की संख्या 21 होती है। सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 21। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, सुप प्रत्यय कितने होते हैं? 21 होते हैं। 21 किस प्रकार से होते हैं? तो हमने पढ़ा है कि शब्द रूप प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक तीन तीन वचनों में होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
तो प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक 3-3 वचन होते हैं। तो एक शब्द के कितने रूप हो जाते हैं? 21। एक शब्द के कितने रूप हो जाते हैं? 21। तो इन 21 रूपों में 21 प्रत्यय जुड़ते हैं। इन 21 रूपों में 21 प्रत्यय जुड़ते हैं। अलग अलग विभक्ति और वचन के अनुसार अलग अलग प्रत्यय है जो सुप में आते हैं। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति का जो प्रत्यय है वो सु है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय क्या है? सु। और सप्तमी विभक्ति बहुवचन का सूत्र है, प्रत्यय है सुप। यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय कौन सा है? सु। और सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय कौन सा है? सुप। तो सु से लेके सुप तक क्या कहलाएंगे? ये सुप प्रत्याहार। क्या कहलाएंगे? सुप प्रत्याहार। तो सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। ठीक है। धातु, धातु में जुड़ते हैं तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 होती है। कितनी होती है? 18। किस प्रकार से होती है? तो देखो, हम जानते हैं कि धातुएं 2 प्रकार की होती हैं। धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। आत्मनेपदी और परस्मैपदी। प्रत्येक धातु के जो रूप होते हैं 3 पुरुष और 3 वचनों में चलते हैं। कितने? 3 पुरुष और 3 वचन। कितने हो गए? 9। एक धातु के 9 रूप हो जाते हैं आत्मनेपदी में, ऐसे ही परस्मैपदी में। तो 9 तो होते हैं आत्मनेपदी के और 9 होते हैं परस्मैपदी के। 9 आत्मनेपदी और 9 परस्मैपदी। तो इस प्रकार से तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि पद संज्ञा किसकी होती है। तो सुबंत और तिगंत स्वरूप पद संज्ञक होते हैं, अर्थात जिन शब्द और धातुओं के पश्चात सुप प्रत्यय या तिंग प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनकी पद संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है। ठीक है। सुप प्रत्ययों की संख्या पूछी जा सकती है। सुप प्रत्यय कितने होते हैं? 21 और तिंग प्रत्यय होते हैं 18। तिंग प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? धातुओं के पश्चात। और सुप प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? शब्दों के पश्चात। शब्द रूप कब बनते हैं? जब शब्द में सुप प्रत्यय जुड़ जाता है तब वो क्या बन जाता है? शब्द रूप। जैसे मैं कहूँ राम प्लस सु। ठीक है, इसको जोड़ने से बनेगा राम, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो ये क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पद। ठीक है, ये शब्द है, ये प्रत्यय है। जब इसमें शब्द में प्रत्यय जुड़ जाएगा तब वो क्या कहलाएगा? पद संज्ञक कहलाएगा। इसी प्रकार धातुओं में होता है, जब धातु के पश्चात तिंग प्रत्यय जुड़ जाता है तब वो क्या कहलाता है? धातु रूप कहलाता है। ठीक है, अगला है सूत्र संज्ञा प्रकरण समाप्त। अब देखो, हम संज्ञा प्रकरण में कई चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे अच, हल, है ना। किन की होती है संज्ञा? अच पढ़ चुके हैं, हल पढ़ चुके हैं, प्लुत पढ़ चुके हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित पढ़ चुके हैं, अनुनासिक अननुनासिक पढ़ चुके हैं, है ना। ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, सल प्रत्याहार, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो इनमें पद संज्ञा यानी कि संज्ञा किस किस की होती है? संज्ञा का अर्थ है नाम किस किस को क्या दिया जाता है, वो संज्ञा प्रकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो सूत्र कहा गया है इति संज्ञा प्रकरणम समाप्तम। यहाँ हमारा संज्ञा प्रकरण समाप्त हो जाता है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले अधिकतर संज्ञाएं इस प्रकरण में आ चुकी हैं। हमने जब से संज्ञा प्रकरण पढ़ा है तब से लेके आज तक जितने भी संज्ञाएं आई वो सब संस्कृत व्याकरण की हैं। संस्कृत व्याकरण में प्रयुक्त होने वाली अधिकांश संज्ञाएं हम अब तक पढ़ चुके हैं, इसलिए संज्ञा प्रकरण यहीं पूर्ण हो जाता है। और अब हम आगे पढ़ेंगे अच प्रकरण। क्या पढ़ेंगे? अच प्रकरण।